हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग के लिए नया टॉपिक जो सेलेक्ट करके आया हूँ वो रॉल्स लॉ है। आज आपको रॉल्स लॉ के बारे में बताऊँगा। तो रॉल्स लॉ को समझने से पहले हम लोग एक टर्म को समझते हैं। वो टर्म है आपका वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर वेपर प्रेशर को समझना है। वेपर प्रेशर का मतलब क्या हुआ? प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑन द लिक्विड लेयर, इसको हम लोग क्या कहेंगे? वेपर प्रेशर। लेकिन सोचो कि किसी क्लोज कंटेनर में किसी लिक्विड को हम लोग क्या कराएंगे? इवेपोरेट कराएंगे। मान लो इसको हम यहाँ से गर्म कराएंगे, तो ये लिक्विड क्या होगा? लिक्विड का इवेपोरेशन होना शुरू होगा। तो लिक्विड क्या हो रहा है? यहाँ से इवेपोरेट हो रहा है। लिक्विड का इवेपोरेशन होता है, और ये लिक्विड इवेपोरेशन जब होता है तो ये वेपर में चेंज हो जाता है। और वेपर में जैसे ही चेंज हुआ तो ये जो वेपर है वो कहाँ चला जाएगा? अपर लेयर के पास, क्लोज कंटेनर के अपर लेयर में। फिर ये जो वेपर है ये क्या होगा? कोलाइड के बाद इसका कोलिजन होगा, और वो वेपर क्या होगा? कोलिजन के बाद कंडेंस कर जाएगा, वापस क्या हो जाएगा? इसका कंडेंसेशन होगा। तो वो जो वेपर था वापस क्या होगा? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक कंडीशन हम लोग देखते हैं कि स्टार्टिंग में क्या होता है? इवेपोरेशन होता है, और जैसे इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा होने लगा तो ये वेपर क्या होगा? कोलिजन के बाद कंडेंस कर जाएगा। तो देख क्या रहे हैं? एक तरफ से इवेपोरेशन हो रहा है और दूसरी तरफ से कंडेंसेशन हो जा रहा है। तो एक सिचुएशन ऐसा आता है जिस पर हमारा रेट ऑफ इवेपोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के इक्वल हो जाता है, और इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। यानी इसको हम लोग कहेंगे लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। क्यों? क्योंकि इवेपोरेशन का रेट कंडेंसेशन के रेट के इक्वल हो जा रहा है। और इस कंडीशन पर जो वेपर लिक्विड लेयर पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा उसे हम लोग कहते हैं वेपर प्रेशर। उसे क्या कहेंगे? वेपर प्रेशर कहेंगे। तो रॉल्स लॉ जो हमारा है, रॉल्स लॉ किसी सॉल्यूशन के कंपोनेंट के पार्शियल वेपर प्रेशर और उसके मोल फ्रैक्शन के बीच क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करता है। रॉल्स लॉ, यही रॉल्स लॉ का यही एक्सप्लेनेशन है। क्या चीज? सॉल्यूशन के कंपोनेंट के पार्शियल वेपर प्रेशर का रिलेशनशिप उसके मोल फ्रैक्शन के साथ करता है। तो उसको हम लोग रॉल्स लॉ से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी रॉल्स लॉ में हम लोग क्या लिखेंगे? इसको लिखिएगा। रॉल्स लॉ के मुताबिक क्या है? अकॉर्डिंग टू Rolle's law, the partial vapor pressure of the component is directly proportional to its मोल फ्रैक्शन। रॉल्स लॉ के मुताबिक हम लोग इसका स्टेटमेंट यही लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। यानी किसी सॉल्यूशन के कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन होगा, जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा, वो उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये स्टेटमेंट है रॉल्स लॉ का। तो इसके मुताबिक हम लोग क्या लिखेंगे? दैट इज, या फिर इसमें लेते हैं कोई सॉल्यूशन कंसीडर कर लेते हैं।
let us consider a binary solution, having component A and B। हमारे पास दो कंपोनेंट हैं with partial vapor pressure PA and PB and mole fraction XA and XB रिस्पेक्टिवली। हमने कंसिडर किया कि हमारे पास एक बाइनरी सॉल्यूशन है और उस बाइनरी सॉल्यूशन में ए और बी दो कंपोनेंट है, जिसके पार्शियल वेपर प्रेशर को हमने क्या माना है, पीए और पीबी माना है, और उसके मोल फ्रैक्शन क्या है, एक्सए और एक्सबी है। ये हमारा सॉल्यूशन में दिया हुआ है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ के मुताबिक क्या कहता है कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो मोल फ्रैक्शन के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो लिखेंगे पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, एक्स ए। ये हो गया। यहाँ से क्या करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, इसको मानेंगे पी नोट ए इंटू एक्स ए। क्या मानेंगे, पी नोट ए इंटू एक्स। क्या लिखेंगे, वेयर पी नोट ए क्या है, पी नोट ए इज प्रोपोर्शनलिटी constant which is equal to vapor pressure of A in प्योर स्टेट। देखो यहाँ हमने क्या लिखा, पी ए इज प्रोपोर्शनल टू एक्स है, तो पी ए इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाए तो पी ए इक्वल टू पी नोट ए इंटू एक्स है। पी नोट ए क्या है, तो पी नोट ए को हमने लिखा है वेयर पी नोट ए इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट व्हिच इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ ए। मतलब ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ना, ये उस कंपोनेंट का प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर आएगा उसके इक्वल होता है। ये इसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। इसी तरह हम लोग क्या लिखेंगे, इसी तरह हम सेकेंड कंपोनेंट को लिखेंगे। इसको हम लोग क्या मानते हैं, इक्वेशन, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मानते हैं। सिमिलरली पीबी जो होगा हमारा, पीबी प्रोपोर्शनल टू एक्सबी और पीबी इक्वल टू पी नोट बी इंटू एक्स बी। ये इक्वेशन 2 हो गया। यहाँ पे हमारा पी नोट बी क्या है, पी नोट बी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है लेकिन, और बी जो है, बी के प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर के इक्वल होगा पी नोट बी। अब क्या करते हैं, यहाँ हमने पी ए और पी बी कैलकुलेट कर लिया। पी ए क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए, और बी क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी। यहाँ हम लोग क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, हम लोग यहाँ क्या देखते हैं, पी ए प्लस पी बी इक्वल टू पी नोट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नोट बी इंटू एक्स बी, यानी पी ए प्लस पी बी यानी हो गया पी टोटल। पी टोटल इक्वल टू हो जाएगा
पी नोट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नोट बी इंटू एक्स बी। ये जो हमारा इक्वेशन आ गया इसको कहेंगे इक्वेशन 3। और यहाँ से हम लोग लिखेंगे कि इक्वेशन 3 रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन ऑफ रॉल्स लॉ। ये हमारा सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर आएगा विच इज इक्वल टू दिस, इसके इक्वल आएगा। यही हमारा क्या है, रॉल्स लॉ का इक्वेशन आ जाएगा। यानी इससे क्या देखें हम लोग कि पार्शियल जो वेपर प्रेशर है कंपोनेंट का वो हमारा मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और उसी दोनों पार्शियल वेपर प्रेशर कंपोनेंट को हमने ऐड किया तो वो टोटल वेपर प्रेशर आ गया, जिसको हम लोग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। तो नोट कर लीजिए ये इक्वेशन 3 है जो रॉल्स लॉ के इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से जो एक्सप्लेन किए हैं ये हमारा जो एक्सप्लेनेशन है इसको हम लोग दो तरीके से समझते हैं। एक क्या है कि हमारा जो सॉल्यूट होता है वो वोलेटाइल के केस में, मतलब हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों वोलेटाइल हो। दूसरा केस क्या होता है, हमारा जो सॉल्यूट होता है वो नॉन वोलेटाइल होता है। तो ये जो हमारा केस है ये वोलेटाइल के केस में होता है, वोलेटाइल सॉल्यूट के केस में ये आता है। हम इसके दूसरे कंडीशन को समझते हैं। फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के केस में देखते हैं रॉल्स लॉ को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मतलब क्या है कि आपका जो सॉल्यूट होगा दैट कांट चेंज इनटू वेपर। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, देखिए सिंस इसके मुताबिक क्या लिखते हैं हम लोग, पी टोटल जो होता है टोटल वेपर प्रेशर विच इज इक्वल टू पी नोट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नोट बी इंटू एक्स बी। अब यहाँ हमने कंसिडर किया है कि ये हमारा क्या है, सॉल्यूट है। कैसा सॉल्यूट है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, और बी हमारा क्या है, सॉल्वेंट है। तो इस कंडीशन में देखो आप, जब हमारे पास सॉल्यूट क्या है, नॉन वोलेटाइल, तो प्रेशर उसका क्या होगा, 0, और जब प्रेशर 0 होगा तो ये टोटल टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे P टोटल इक्वल टू, ये तो टर्म खत्म हो गया, बचा क्या, P नोट B इंटू एक्स बी। यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, P नोट B और एक्स बी को लिखेंगे 1 माइनस एक्स ए। ये हो जाएगा P टोटल, यानी P टोटल इक्वल टू P नोट B माइनस P नोट B इंटू एक्स। इसको मानेंगे इक्वेशन 4। ये हमारा इक्वेशन 4 जो है ये रॉल्स लॉ का ही इक्वेशन है, लेकिन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए है। हमारा जब सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल होता है तो उस कंडीशन में रॉल्स लॉ के इक्वेशन को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसे हम लोग इक्वेशन 4 के रूप में लिखे हुए हैं। ये आपका रॉल्स लॉ है, किसके लिए, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, रॉल्स लॉ के इक्वेशन को डिराइव करते हैं, रॉल्स लॉ को समझते हैं। हम लोग पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि सॉल्यूट जो हमारा होगा विच इज नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक, यानी सॉल्यूट हमारा नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक यदि रखेंगे तो उसमें क्या होगा, दैट कैन एसोसिएट और डिसोसिएट। यानी एक चीज़ हमें ध्यान में रखना है कि जो हम वेपर प्रेशर जो मेजर करते हैं या फिर उसको पार्शियल वेपर प्रेशर को मोल फ्रैक्शन के साथ जो रिलेट करते हैं, ये सिर्फ नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट पार्टिकल्स के केस में होता है, जिसे हम लोग रॉल्स लॉ के द्वारा समझते हैं। ठीक है, अब इसमें आपने देखा रॉल्स लॉ का,
अब हम लोग इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रॉल्स लॉ का करते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रॉल्स लॉ। देखो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, रॉल्स लॉ के इक्वेशन को जैसा हम लोग जानते हैं, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, ये क्या है, पी ए इक्वल टू पी नोट ए इंटू एक्स, पी बी इक्वल टू पी नोट बी इंटू एक्स बी, और पी टोटल इक्वल टू पी नोट ए एक्स प्लस पी नोट बी एक्स बी। ये इक्वेशन हम लोग लिखे हैं। अब देखो इस इक्वेशन के मुताबिक हम लोग सोचेंगे ग्राफ, फिर इसके मुताबिक और इसके मुताबिक। देखो ये पी ए इक्वल टू पी नोट ए इंटू एक्स है, इसको हम लोग क्या कराते हैं, रिलेट कराते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली इक्वेशन से। तो देखो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो c का तो वैल्यू 0 है, इंटरसेप्ट है, तो इसको हम लोग स्ट्रेट लाइन के ग्राफ से रिप्रेजेंट करेंगे। देखो यहाँ से ये क्लियर हुआ कि y एक्सिस पे हम लोग क्या रखने जा रहे हैं, वेपर प्रेशर को, और x एक्सिस पे मोल फ्रैक्शन को। इस पे हम लोग क्या रखेंगे, मोल फ्रैक्शन को, ठीक। लेकिन हमारे पास दो कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन है। ए हमारा क्या है, सॉल्यूट है, अब b क्या है, सॉल्वेंट है। तो b इज मोर वोलेटाइल देन a, तो B का जो वेपर प्रेशर होगा A से ज़्यादा होगा। तो दो कंडीशन लेते हैं, एक का मोल फ्रैक्शन यहाँ हम लोग 1 रखते हैं XA का, और XA का वैल्यू 0, XB यहाँ 0 और XB 1। इसका मतलब क्या हो गया कि B का जो हमारा होगा वेपर प्रेशर वो क्या होगा, A से ज़्यादा होगा। A को हम लोग यहाँ से लिखते हैं, और B का ये वेपर प्रेशर आएगा। तो ये हमारा जो आया है ये वेपर प्रेशर, ये क्या रहा है, डिक्रीजिंग स्लोप में आ रहा है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ क्या है, मोल फ्रैक्शन यहाँ इसका हाइयर है, जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन घटेगा वेपर प्रेशर क्या होगा, घटता जाएगा। उसी तरह देखो यहाँ मोल फ्रैक्शन 0 है, ऐसे जैसे चलते जाएंगे मोल फ्रैक्शन बढ़ता जाएगा, तो वेपर प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। फाइनली हम लोग क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं। तो ये हमारा जो ग्राफ आ जाता है, इसको हम लोग कहेंगे पी ए, और पी ए इक्वल टू क्या होगा, पी नोट ए इंटू एक्स, इसको कहेंगे पी बी, दिस इज पी नोट बी इंटू एक्स बी, और ये क्या हो गया, पी टोटल। पी टोटल इक्वल टू क्या हो गया, पी ए प्लस पी बी। ये जो ग्राफ है हमारा टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का है। अब इस ग्राफ से देखो फायदा क्या होगा, हम लोग इस ग्राफ के किसी भी पॉइंट से, जैसे यहाँ हमें फाइंड करना है यहाँ का मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर क्या है, जस्ट इससे क्या करेंगे, इससे नॉर्मल यहाँ से गिरा लेंगे, और यहाँ का जो हमारा आ जाएगा वैल्यू, ये यहाँ का हमें x और y जो आएगा ये निकल जाएगा। इसमें हमारा वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन इस पॉइंट पे निकल जाएगा। यहाँ से यहाँ नॉर्मल करेंगे तो इस पॉइंट पर भी हम लोग क्या करेंगे, वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन को यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, इस ग्राफ से आप डिफरेंट पॉइंट पर से आप वेपर प्रेशर और उसके मोल फ्रैक्शन को पता कर सकते हैं इस ग्राफ के द्वारा। तो ये जो हमारा ग्राफ है ये क्या करता है, रॉल्स लॉ का एक्सप्लेनेशन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अब आपको बताएंगे आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, थैंक यू।